सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संकुलों में समावयवता, आइसोमेराइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। ये हिंदी में समावयवता, इसको यहाँ पर देखो आइसोमेरिज्म दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस मर, आइसोमर से आएगा। और ये होता है आइसो मीन्स डिफरेंट, और ये होता है पार्ट। इससे तरह से याद रख सकते हैं। अब हम इसको परिभाषित करने से पहले कुछ संकुलों पर विचार करें। जैसे देखते हैं हम लोग, मान लो Cr NH3 4 Cl2 SO4, और यहाँ पर देखते हैं Cr NH3 4 SO4 Cl2। कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि पहला एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे हमारे पास CO NH3 6 Cl3। इसको देखें, एक और इसी का CO NH3 5, सॉरी इसको H2O ले लेते हैं, H2O 6, ये H2O 5 और Cl2 H2O। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर Cr NH3 5 ONO Cl3 Cl2 and Cr NH3 5 NO2 Cl2। इन सब को अगर देखें हम, तो इसकी अगर हम फार्मूला लिखें तो ये मिलेगा अपने को Cr NH3 4 और Cl2 SO4। इन दोनों का हम देखें, CO H2O 6 Cl3। इसका देखें हम Cr NH3 5 ONO Cl2 या Cl2 NO2। अब यहाँ से ये इनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हैं, ये सब इनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हैं, मीन्स या इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, परंतु इसमें कुछ अंतर दिख रहा है। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर इसकी दोनों की क्या है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इक्वल है, लेकिन इसकी ये जो स्ट्रक्चर दोनों में कुछ डिफरेंट है। तीनों की देखें हम, तीनों दोनों में देखो, तीनों एग्जाम्पल में कि इनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, परंतु इन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को ही एक्चुअल में कहा जाता है आइसोमेराइजेशन। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेराइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे
कि ऐसे दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कंपाउंड है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है परंतु उसमें कुछ डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है उसके आधार पर देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो इस तरह की फिनोमेना को मतलब जिसमें क्या होती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चरल और स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, वो आइसोमर कहलाते हैं। तब आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं पहले। देखिए आइसोमेरिज्म होता है ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचना या आकाशीय व्यवस्था में भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाता है। समावयवता कहलाता है मीन्स such two are more than two compounds which has similar या which has same molecular formula but they have differ in structure or special arrangement is called isomer and the phenomena is known as isomerization। आज हम इसमें इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी आइसोमराइजेशन पाया जाता है उस पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो परिभाषा हो गया। देखिए थोड़ी बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आखिर ऐसा आइसोमराइजेशन कौन सा करता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जिन कंपाउंड्स में डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ करते हैं वही आइसोमराइजेशन शो करते हैं। ओनली एंड ओनली डायरेक्शनल बॉन्ड आइसोमेराइजेशन सोर्स कौन शो करता है जिसमें क्या होता है डायरेक्शनल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड रखते हैं और हम जानते हैं कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते डायरेक्शनल बॉन्ड तीन प्रकार के बॉन्ड हमने पढ़ा है बेसिकली। एक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, यही दोनों क्या होते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं और इसलिए कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही आइसोमराइजेशन शो करते हैं। अब इसको हम अपनी सब्जेक्ट पर फोकस करें क्योंकि हमारी रसायन में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कार्बन से बने रहते हैं और सब के सब क्या होते हैं कोवेलेंट हुआ करते हैं। उसकी बेसिक नेचर कोवेलेंट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि डायरेक्शनल है इसलिए आइसोमराइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं और इसीलिए हम इस आर्टिकल को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में देखें तो केवल ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही ऐसा है जिस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है इसलिए आइसोमराइजेशन को हम इस सेक्शन में भी स्टडी करते हैं। ये बात आप कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आया है कि कौन सी कंपाउंड आइसोमराइजेशन शो करते हैं, तो हमारे पास सीधी सी बात आ जाएगी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयनिक कंपाउंड्स कभी भी आइसोमराइजेशन शो नहीं करते। अब हम देखते हैं आइसोमराइजेशन की प्रकार देखते हैं
यहाँ पर आइसोमेराइजेशन, और यहाँ ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टेरियो। स्टेरियो होता है। यहाँ पर हम आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके स्टेरियो आइसोमेरिज्म पर चर्चा करेंगे। और जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पर देखिए शो करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड शो करता है ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये आयनन समवायता, ये आपका हाइड्रेट समवायता। यहाँ पर तीसरा होती है उपसहसंयोजी समवायता या कोऑर्डिनेट आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट होता है यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंध समवायता। और यहाँ पर इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और एक होता है बहुलीकरण समवायता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेर, बहुलीकरण समवायता। ये इतने प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें। क्या होगी? ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना सूत्र भिन्न होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर, देखो दो क्लास है इसका, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। तो आइसोमेराइजेशन को जो हमने डिफाइन किया था तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कहा गया था, परंतु क्या होती है उनकी स्ट्रक्चर अथवा आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है। तो स्ट्रक्चर में भिन्नता होगी तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होगी तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर को। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास, एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे कि यदि हमारे पास मान लो Cr NH3 4 Cl2 एंड SO4, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ये क्या देगा? Cr NH3 4 Cl2, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये SO4 माइनस आयन देगा। एक सेकंड और देखते हैं हम लोग इसी का, ये Cr हो जाएगा और ये NH3 4 और SO4 एंड Cl2। यहाँ जब इसको वाटर में डालते हैं ये आयन टूटेगा, Cr NH3 4 SO4 और फिर हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 2Cl माइनस। तो इस केस में देखें, इसमें और इसमें, इन दोनों ही कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है? देखो Cr है, फिर क्या है? NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 है, SO4 है। ये इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इनकी स्ट्रक्चर में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर से हम देखें, कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज्ड रिटर्न पार्ट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा रहता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है और ये इसका आयनिक पार्ट कहलाता है। और हमने और देखा है कि क्वाड्रेशन स्फीयर कहलाता है और ये इसका आयनिक स्फीयर कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितने क्वाड्रेशन स्फीयर में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स जो रहते हैं वो लिगेंड्स के रूप में बिहेव करते हैं और क्वाड्रेशन स्फीयर के रूप में जो रहते हैं वो यहाँ पर आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। मतलब ये आयनिक होगा और अनायनिक होगा। और चूंकि आप जानते हो आयनिक कंपाउंड्स को, जैसे NaCl क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है, इसको वाटर में डालते हैं तो Na+Cl- में टूट जाता है।
क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में दो तरह की बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पर एक क्या है, आयनिक बॉन्ड है। जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगी, कैटायन बनाएगा और ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से अटैच था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच था, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन थी और ये क्या है, हमारा सिंपल पोर्शन। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये आयनों में टूट रहा है। और यहाँ पर देखिए, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैटायन और ये क्या है, Cl- आयन के रूप में दे रहा है, जबकि दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ पर क्या हो गई कि ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, परंतु क्या होते हैं, जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अलग अलग आयंस क्रिएट करते हैं। माने सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वो डिफरेंट आयन क्रिएट करते, दे गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, और उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। ये कहलाते हैं हमारा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो, स्ट्रक्चर की डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो SO4 आयन, सल्फेट आयन आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड है इस कॉम्प्लेक्स में, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो सल्फेट आयन क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर Cl क्या है, आयनिक बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर Cl आयनिक बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पर SO4 आयनिक बॉन्ड से अटैच है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए कि ये जो आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का ही डिफरेंस है, देख लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज के कारण ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। और ये घटना क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन आइसोमर। घटना कौन सी, लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस हो रहा है वही क्या कहलाती है, घटना है, और वही कहलाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा। तो ये तो आयोनाइजेशन आइसोमर समझ गया हूँ। अब हमारे पास इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगी, सच 2 or more than 2 compounds which give different ion in the solution, जो क्या करते हैं, विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, वो कहलाता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। और ये कब पैदा हो रही है, दिस आइसोमराइजेशन इज अराइसेस ड्यू टू द एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स के एक्सचेंज के कारण क्या हो रही है, ये फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ध्यान में रखना है, इसकी जो कीवर्ड होगा कि ये जो फिनोमेना है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर है, वह उत्पन्न हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित आयनों के विनिमय से पैदा हो रहा है। इसको अगर हम लिखें तो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एवं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित आयनों में आपसी विनिमय, ये इसका कारण है। आपसी विनिमय के कारण क्या हो रहा है, ये इस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और दूसरा एग्जाम्पल लें तो CO NH3 4Cl2 एंड NO2, और यहाँ देखते हैं हम लोग Cr या CO NH3 4NO2 एंड Cl2। इस केस में देखें दोनों के, देखिए एक ही CO है, यहाँ एक CO है, 4 NH3 है, 4 NH3 है, 2 Cl है, 2 Cl है, 1 NO2 है, 1 NO2 है। इसका मतलब दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, परंतु दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर Cl2 क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और NO2 क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। जबकि इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि NO2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया और यहाँ पर क्या हो जाएगी, Cl2 बाहर आ गया। मतलब कुल मिला के इन दोनों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद जो आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और इसी एक्सचेंज के कारण इसमें डिफरेंस आ रहा है, और इसलिए क्या कहलाएंगे, आयनन आइसोमर कहलाएंगे।
या आयनन समावयवी कहलाएंगे, और इस घटना को क्या बोलेंगे हम, आयनन समावयता बोलेंगे। इस तरह से आप आइडेंटिटी पूछेगा, अगर आपको कोई भी दो एग्जाम्पल देगा तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेशन स्फीयर और क्वाड्रेशन स्फीयर के बाहर जो आयन्स हैं उसको देखिए आप कि उसमें क्या हो रहा है। अगर वो एक्सचेंज हो रहे हैं तो आयनन आइसोमर कहलाएगा, अदरवाइज दूसरा आइसोमराइजेशन होगा जिसको हम देखते हैं अगले इसमें। दूसरा आते हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमर या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लो Cr है, NH2 6 है, और यहाँ पे लेते हैं Cl, और यदि हम आगे देखें इसी को ले लें, ये हो जाएगा Cr, इसको 1 मिनट, इसको 5 कर देते हैं, और यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ Cl2 करते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग ये H2O4 हो जाएगा, Cl2Cl डॉट H2O। तो देखो दोनों में एक एक Cr है, 5 क्या है, H2O है, यहाँ पर 5, 4 और 1 5, 2 और 1 3 Cl है, यहाँ भी देखो 2 और 1 3 Cl है, 2 और 1 3 Cl है। पहला आइसोमराइजेशन चेक करें तो यहाँ पर भी देखो, इसको भी वाटर में डिजॉल्व करोगे तो अपने को ये प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। इसको भी अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्लस आयन मिलेगा और ये Cl माइनस आयन मिलेगा, मतलब दोनों में आयन सेम है और इसलिए आयनन आइसोमर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो कि एक्चुअल में जो यहाँ जल का अणु है जो लिगेंड्स के रूप में काम कर रहा है, लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहा है, उसकी संख्या में अंतर है। यहाँ पर देखो H2O ये जो है वो पाँचों के पाँचों H2O लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 4 लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहा है, ये तो जल के अणु के रूप में बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेशन स्फीयर के जो बाहर रहता है वो लिगेंड्स के रूप में कंसीडर नहीं की जाती, क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर रहता है वो लिगेंड्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर all 5 H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन क्वाड्रेशन स्फीयर सो दे एक्ट एज लिगेंड्स। और यहाँ पर क्या है, 4 अणु क्या है, क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर है, इसलिए चारों लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लिगेंड्स के रूप में बिहेव नहीं कर रहा है। यही इन दोनों में अंतर है, यही स्ट्रक्चर में अंतर है। क्या है स्ट्रक्चर में, क्वाड्रेशन स्फीयर के बाहर और क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या में अंतर है, H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या में अंतर है। यहाँ हमें बोल सकते हैं दे आर डिफर इन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लिगेंड। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, देयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड। यहाँ पर ये वर्ड आपको ध्यान है, जो लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, उसकी संख्या में अंतर है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाएगा, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, हाइड्रेट आइसोमराइजेशन कहलाएगा, या हाइड्रेशन आइसोमराइजेशन कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये भी हमारे लिए इजी है। इस आइसोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स होगा उसके क्वाड्रेशन स्फीयर में कितने अणु क्या है, H2O क्या है। अगर उनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर होगा, निश्चित रूप से वहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर होगा। और यदि मान लो इसी को हम ऐसा कर देते हैं, हमको देता है मान लो यहाँ पर 5 कर देते हैं, इसको ये Cl2 और यहाँ पर दे दिया है, अब इसमें बोलेगा क्या आइसोमराइजेशन है। तो ज़रा देखो यहाँ पर तो आयनाइजेशन आइसोमर भी नहीं है, क्योंकि दोनों में Cl बाहर में जुड़े हैं, आयन सेम मिलेंगे। हाइड्रेट में देखिए यहाँ पर भी लिगेंड्स के रूप में है पाँचों, यहाँ पर भी पाँचों हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रेट आइसोमराइजेशन नहीं होगा, मतलब ये दोनों आइसोमराइजेशन तो शो करेगा नहीं। साथ साथ ये दोनों आइसोमर भी नहीं हो सकते किसी प्रकार का, क्योंकि इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा H2O जुड़ा है, यहाँ पर केवल 5 है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। और शर्त है आइसोमराइजेशन के लिए उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर आइसोमराइजेशन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि हाइड्रेट आइसोमराइजेशन के लिए क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर, सरल शब्दों में कहें तो क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की संख्या में अगर अंतर आएगा तो हाइड्रेट आइसोमर होगा। ठीक, ये है दूसरा के लिए। अब हम तीसरा आइसोमराइजेशन की ओर जाते हैं। तीसरा आइसोमराइजेशन क्या है हमारा, उपसहसहजी। यहाँ पर याद रखिएगा
ये इस प्रकार की आइसोमराइजेशन को सभी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते, ओनली दोज कंपाउंड्स विच हैज़ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा वही कॉम्प्लेक्स इस आइसोमराइजेशन को शो करेगा। ये बात ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है, एनायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और एनायनिक पार्ट को भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एनायनिक पार्ट को भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वही शो करता है। यहाँ पर 1 नंबर के लिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या केवल कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स इसको शो नहीं करेगा, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स भी इसको शो नहीं करेगा। इसके लिए शर्त है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स, जैसे देखो यहाँ पर हम अगर लेते हैं CrNH3 6 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं COH2O6, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पोर्शन क्या है हमारा कैटायन का है, ये पोर्शन एनायन का है। मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसका कैटायनिक पोर्शन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पोर्शन भी कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होगी, इतना पार्ट प्लस के रूप में हो जाएगा, इतना पार्ट माइनस के रूप में हो जाएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन से बना हुआ संकुल है। तो ये जिन संकुलों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है वही इस आइसोमराइजेशन को शो करते हैं, उपसहसंयोजी समवायता को। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये होता क्या है, जरा देखो, इसको देखें और इसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग CrH2O6 एंड CONH3 तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दोनों की अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है CrNH3 हो गया, फिर CO और H2O6, ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पर देखें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में यहाँ पर अमाइन लिगेंड्स के रूप में जुड़ा हुआ है, और जबकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में एक्वा लिगेंड्स के रूप में अटैच है। इसकी सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर क्या हो, जो एनायनिक पार्ट में लिगेंड था वो कैटायनिक पार्ट में अटैच हो रहा है, और यहाँ पर जो कैटायनिक पार्ट में लिगेंड था वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अटैच हो रहा है। माने कुल मिला करके यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं, कैटायन से एनायनिक पार्ट में, एनायनिक से कैटायनिक पार्ट में। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, और इसी डिफरेंट के कारण ये आइसोमराइजेशन अराइज होता है, उत्पन्न होता है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको सभी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते, केवल वही करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और यहाँ पर क्या होता है इसमें कि लिगेंड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिफरेंस रहता है। यहाँ पर देखो NH3 और H2O का ये कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कुल मिला के लिगेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, डिफरेंस होता है। और जिस किसी कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा परंतु लिगेंड्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस होगा तो क्या कहलाएंगे, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएंगे, और वो फिनोमेना क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप पहचान सकते हो। ये सबसे बड़ी क्लू पॉइंट ये है कि इसको सभी शो नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे हमारे पास मान लो PT-NH3 लेते हैं और यहाँ पर PTCl4 लेते हैं, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो ये निश्चित रूप से इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, Cl4 हो जाएगा, Cl4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, PTNH3 4 हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव पोर्शन, ये माइनस है, ये पॉजिटिव, ये पर। यहाँ देख लो भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट हो रहा है। इसमें भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो बड़ी आसानी, सबसे सरल आइसोमेरिज्म ये है जिसको देख के ही पहचाना जा सकता है कौन सी प्रकार। ये भी सरल है, इसको आइडेंटिफाई करने की तरीका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद H2 मॉलिक्यूल्स को देख करके पहचानना है। इसको पहचानते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स अटैच हैं, क्या उसमें अगर एक्सचेंजिंग हो रहा है तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, या चाहें तो एक आध और एग्जांपल इसका ले सकते हैं। PT
NH3 4 और ये हो जाएगा CuCl4। इसमें क्या है, फर्स्ट लिखा है ये कैटायनिक पार्ट है और ये क्या है, इसका एनायनिक पार्ट है। अब इसका लिखता हूँ मैं इसके एंड के साथ में PtCl4 और यहाँ हो जाएगा CuNH3 4। तो देखो अगर पूछता है हमको इन दोनों में क्या आइसोमराइजेशन है, तो पहले से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन से बना हुआ है, मतलब ये आइसोमराइजेशन होगा, ये सॉरी कोऑर्डिनेट आइसोमराइजेशन हो सकता है। फिर यहाँ पर देखते हैं एक्चुअल में है कि नहीं, तो फिर हमको देखना पड़ेगा क्या इन दोनों में लिगेंड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। देखते हैं यहाँ पर देखो, ये कैटायनिक पार्ट का एनायनिक में आ गया, एनायनिक पार्ट का कैटायनिक में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट आइसोमर हैं और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट आइसोमर कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंध समानता लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो इसमें इस आइसोमराइजेशन को भी सभी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते, केवल वही कॉम्प्लेक्स शो करता है जिसमें एम्बीडेंडेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर या कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स shows लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये एक नंबर का क्वेश्चन आप याद रख लेंगे। जैसे आप कोऑर्डिनेट बना था वैसी इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, सब शो नहीं कर सकते, केवल एम्बीडेंट लिगेंड हुआ। एम्बीडेंट क्या होता है, देखो कुछ लिगेंड्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे हम NO2 की बात करें तो NO2 यहाँ पर मेटल के साथ दो तरह से अटैच हो सकता है, एक तो N टर्मिनल से अटैच हो सकता है और या फिर क्या हो सकती है ONA के रूप में लिखते हैं, अर्थात ये O टर्मिनल से अटैच हो सकता है। दोनों ही लिगेंड्स की फार्मूला सेम है, परंतु यहाँ पर जो डोनर एटम के रूप में है, मीन्स लिगेंड के रूप में जो एटम शो कर रहा है वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है। मतलब ये ऐसा लिगेंड है जिसमें एक से अधिक परमाणु डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड्स के रूप में बिहेव कर रहा है। क्योंकि लिगेंड्स वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर लिगेंड्स कहलाता है। तो यहाँ पर लिगेंड के रूप में हमारा क्या है, हमारा N टर्मिनल है और ये क्या है, O टर्मिनल है। इसलिए इस टाइप के लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। और जैसे अगर हम देखें CN है और फिर NC है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यहाँ पर भी क्या है, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग CNS या NCS ले लो पहले, NCS और आता है SCN, ये आपका साइनेट है और ये थायोसाइनेट है। मतलब यहाँ पर N टर्मिनल से अटैच है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस किस एटम से ये अटैच है। देखो इसकी फार्मूला भी NCS है, इसका भी NCS है, बस क्या कह रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पर सल्फर के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पर कार्बन के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। और जिस किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेराइजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, यदि हम इसके लिए CO NH3 5 ONO एंड CO या इसको Cl2 लेता हूँ, एंड हो जाएगा CO NH3 5 NO2 Cl2। देख लीजिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर भी इसमें। अब देखते हैं कौन कौन से आइसोमेराइजेशन हो सकता है जो हम पढ़े हैं उसमें से। देखो इसकी आयनिक पार्ट में दो सेम लिगेंड है
इसलिए इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इतना पोर्शन कॉम्प्लेक्स देगा, इतना पोर्शन सिंपल मीन्स क्लोराइड आयन मिलेगा अपने को। यहाँ भी क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन। कुल मिला के ये सॉल्वेंट मीडियम या सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेम आयंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। इसमें पहचानने की तरीका देख लो। दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए क्या है कि लिगेंड्स के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स, चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में कहीं पर H2O नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रेट आइसोमर भी नहीं हो सकते। तीसरा देखें उपसहसंयोजी समझौता, इसके लिए हमने देखा ये देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन से बना हुआ है, जबकि इसके लिए शर्त है दोनों पार्ट को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसलिए क्या होगी कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर नहीं है। लिंकेज आइसोमराइजेशन की बात करते हैं तो लिंकेज आइसोमराइजेशन में देखो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, परंतु यहाँ पर लिगेंड्स क्या हो रहा है, अलग अलग ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, मीन्स ये क्या कहलाएगा हमारा बॉन्ड या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बहुलीकरण समझौता। जैसे कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। बहुलीकरण जैसे मान लो हमारे पास PT NH3 4 और लेते हैं यहाँ पर Cl2 और एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम PT NH3 4 PT PtCl4। इसको जरा देखें हम, यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेशियो क्या है। प्लेटिनम 1 है, ये 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेशियो 1:2:2 है। यहाँ पर इसकी कांस्टेंट की देखो रेशियो दियो 2, रेशियो क्या है 4:4 है। अगर इसको लोएस्ट करें यह भी हमको वही मिलेगा जो कि पहले मिला था। इसका मतलब कि इनकी इंपिरिकल फार्मूला या स्टेचोमेट्रिक फार्मूला, 2 वर्ड ध्यान रख लेना, मतलब यहाँ पर क्या होगी, या तो हम 2 नाम दे सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, या फिर इसको बोलते हैं रस समीकरणीय सूत्र। रस समीकरणीय मीन्स यहाँ पर ये कहलाता है इंपिरिकल फार्मूला और ये कहलाता है आपका स्टेचोमेट्रिक फार्मूला। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, परंतु इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, बहुलीकरण समझौता, या इसको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। शर्त देख लो यहाँ पर, ऐसे या सच 2 or more than 2 compounds which has same empirical formula or stoichiometric formula but differ in molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर डिफरेंट होता है तो यहाँ पर ये बहुलीकरण समझौता है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर चूंकि वर्ड आया है बहुलीकरण, और बहुलीकरण का मतलब क्या होता है आप जानते हो, हर बहुलक या पॉलीमर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर, बहुलक को पॉलीमर बोलते हैं, और हर पॉलीमर क्या बनता है, मोनोमर से बनता है, मोनोमर के रिपीटेशन से बनता है, मोनोमर के रिपीटेशन से बनता है। तो यहाँ पर क्या होगी, मोनोमर की एक निश्चित क्वांटिटी को अगर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो अपने को पॉलीमर मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर पॉलीमर को देखा मोनोमर के रिपीटेशन से बना हुआ है। पॉलीमराइजेशन की सामान्य डेफिनेशन में हर पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर के रिपीटेशन से बनता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन आइसोमर में ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है सेकंड, वो इसके मोनोमर्स के रिपीटेशन से नहीं बना होता। यहाँ पर रिपीटेशन शब्द लागू नहीं होता, मतलब ये या इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो इसकी स्टेचोमेट्रिकल फार्मूलाज के रिपीटेशन से नहीं बना होता, ये इसकी स्पेशल डिफरेंट होता है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, हम पहचानने की प्रयास करेंगे कि हमको क्या आइसोमेराइजेशन है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CrH2O 5SCN2- एंड फिर दिया है CrCl
H2O5 एंड NCS2-। इसमें क्या आइसोमराइजेशन है पहचानना है। तो यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को चलते हैं, इसके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान सुनना। आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन तभी होगी जब उसको सॉल्वेंट पर डालने से डिफरेंट आयन क्रिएट करता है। चूंकि यहाँ पर एक केवल और केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये ऑलरेडी आयन है, इसलिए इसको वाटर में डालने पर कोई न्यू आयंस क्रिएट नहीं करने वाला है। वो जो है जिसी रूप में क्या हो जाएगा वहाँ पर वाटर मीडिया में चला जाएगा, मतलब नो न्यू आयंस इज क्रिएटेड व्हेन दे आर पुटेड इन वाटर। तो इस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन नहीं हो सकती। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर मान लो SO4 दे देता है, यहाँ पर भी SO4 देता है, तो आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएगा। और न्यूट्रल कोऑर्डिनेट देखो, इसको अगर वाटर में डालते हो तो ये प्लस पार्ट देगा और यहाँ सल्फेट आयन देगा। इसको भी आप पानी में डालते हो तो ये प्लस पार्ट देगा सल्फेट, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, वाटर मीडिया में सेम आयन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कभी भी ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं हो सकते। मतलब इसमें ऐसा आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन की कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड चलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने की शर्त है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या वाटर मॉलिक्यूल जो लिगेंड के रूप में रोल कर रहा है उसकी संख्या को देखना है। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 5 जल के अणु है जो कि लिगेंड्स के रूप में यूज हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो 5 है, मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज लिगेंड में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई हाइड्रेट आइसोमराइजेशन नहीं हो सकता, मतलब ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। तीसरा देखते हैं उपसहसंयोजी समयता। इसके लिए बताया देखो ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक सिंपल एनायन से बना है, ये भी कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन से बना है, और यहाँ पर उपसहसंयोजी समयता उन्हीं कॉम्प्लेक्स में दिखती है जिसमें दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, कैटायन और एनायन दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर दोनों पार्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजी समयता नहीं हो सकती। लिंकेज आइसोमर की बात करें तो हमें यहाँ पर यही शो करता, हमारे दिमाग में है कि लिंकेज आइसोमर तभी शो होता है जब उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, अलग अलग टर्मिनल से। तो यहाँ पर दिख रहा है देखो, यहाँ पर ये S टर्मिनल से अटैच है ये लिगेंड्स, और यहाँ पर N टर्मिनल से। तो श्योर क्या होगी, इस गिवन कंपाउंड में केवल अगर एक ही आइसोमराइजेशन है, वो क्या है, लिंकेज आइसोमराइजेशन है। इस तरह से हम एग्जाम्पल, एक आध और एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए CO H2O Cl En twice Cl2 and CO Cl2 En Cl H2O। यहां पर हम देखते हैं ये इन दोनों में क्या आइसोमराइजेशन है अपने पहचानना है। तो जरा देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करें, इसको भी पानी में डालोगे आप तो ये Cl- देगा, इसको भी पानी में डालोगे Cl- देगा। कैटायन सेम होगा, कैटायन सेम होगा, एनायन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर आयनन आइसोमेरिज्म नहीं है, मतलब ये आयनन आइसोमर नहीं है। हाइड्रेट आइसोमर की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर एक अणु है जो लिगेंड्स के रूप में रोल कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक भी अणु नहीं है जो जल का या लिगेंड्स के रूप में यूज़ कर रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा हाइड्रेट आइसोमर है, क्योंकि हाइड्रेट आइसोमर की डेफिनेशन ही होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होता है, तो क्या कहलाता है, वो हाइड्रेट आइसोमर कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमर है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और अगर कोई भी एग्जांपल देता है और हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि गिवन कंपाउंड्स में क्या आइसोमर है, तो वी आर इजी आइडेंटिफाई। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ओके।